नेपाल के जैनजी युवाओं ने 2 दिन में ही सरकार और इस व्यवस्था को उखाड़कर फेंक दिया। लेकिन जैनजी युवाओं द्वारा किए गए यह आंदोलन में बहुत सारे असामाजिक तत्व घुसपैठ भी कर चुके थे, जिसके कारण नेपाल के सरकारी संपत्तियों को इतना बड़ा नुकसान हुआ, जिसको भरपाई करने में नेपाल को कई साल लग जाएंगे। कुछ नेताओं के घमंड और शान शौकत के कारण आज उन नेताओं और उनके परियों का राजनीतिक अस्तित्व नेपाल से सिमट चुका है। अब नेपाल में ना कोई स्थायी रूप से सरकार है और ना कोई मंत्री, और जब किसी देश में सरकार और सिस्टम फेल हो जाता है तो कैसा तांडव होता है, जिसे आप लोगों ने बीते हुए कुछ समय में देख लिया होगा। अब यहाँ से हमारे देश नेपाल का क्या होगा? क्या बालेंद्र शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? क्या नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या नेपाल में फिर से राजतंत्र स्थापित हो जाएगा? और क्या नेपाल के इसी संविधान के जरिए नेपाल का विकास हो पाएगा? यह सब जानने के लिए इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखें। जैनजी युवाओं के प्रदर्शन में अभी तक लगभग 30 से 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 32 से भी ज्यादा कैदी जेल से फरार हो चुके हैं, जो नेपाल के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। जैनजी युवाओं के प्रदर्शन के आड़ में कई असामाजिक तत्व ने चोरी, लूटपाट, तोड़फोड़ और नेपाल के सरकारी और निजी संपत्तियों में आगजनी कर चुके हैं। पर उन लूटपाट करने वाले असामाजिक तत्वों को पता नहीं कि सेना वेट एंड वॉच के मूड में है, यानी नेपाल में स्थायी रूप से नई सरकार बनते ही उन उपद्रवियों को तस्वीर और वीडियो के जरिए चुन चुन कर कानूनी दायरे में लाया जाएगा। इसलिए सेना द्वारा उन भागे हुए कैदियों और उपद्रवियों को कहा जा रहा है कि खुद को अभी ही सरेंडर करने के लिए, वरना बाद में उन उपद्रवियों को परेशानी हो सकती है। लेकिन जैनजी युवाओं ने भ्रष्ट नेताओं का ऐसा हाल कर दिया, जिसे आने वाले भविष्य में कोई भी भ्रष्ट राजनेता चुनाव लड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। अभी नेपाल में स्थायी रूप से कोई सरकार नहीं है। अब यहाँ पर बालेंद्र शाह को यह समझना होगा कि नेपाल में अभी 15 से 28 वर्ष के युवाओं की संख्या 25 से 30% है, जो नेपाल के भविष्य को तय करने के लिए काफी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री को वैधानिक मान्यता प्राप्त करने के लिए और नेपाल के भविष्य को तय करने के लिए बालेंद्र शाह को बचे हुए उन जैन शक्तियों का भी सहारा लेना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर बिना संसद विघटन कर ही मौजूदा कोई अंतरिम सरकार बनती भी है तो वह सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि अभी की नेपाल के मौजूदा संविधान में अचानक अंतरिम सरकार बनाने की कोई नियम ही नहीं है। अंतरिम सरकार बनाने के लिए या तो संविधान में संशोधन या फिर संसद विघटन करना पड़ेगा। अब नेपाली सेना को यह तय करना होगा कि किस तरीके से जल्द नेपाल में अंतरिम सरकार बनाया जाए। अभी नेपाल के कई नेताओं और उनके पार्टी कार्यालय द्वारा नेपाली युवाओं को फिर से मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा रही है, और यह मौजूदा संविधान के जरिए यह नेता और उनकी पार्टी राजनीति में फिर से वापसी कर सकते हैं। अब हम नेपाली युवाओं को यह समझना होगा कि अगर फिर से वही पार्टी और वही लोगों को नेपाल की राजनीति में लाया जाएगा तो भविष्य में फिर से न जाने कितने लोगों की जान चली जाएगी। और इस संविधान में ऐसे लूप होल हैं जिसकी सहारे से भ्रष्ट नेता कानूनी दायरे से बच सकते हैं। इसलिए नेपाली जनता को सोच समझकर कोई भी फैसला लेना होगा। चलिए अब हम जानते हैं, क्या नेपाल में फिर से राज संस्था और हिंदू राष्ट्र की वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं। इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र है जो 2 बड़े देशों के बीच में है, और यह दोनों ही देश अपना मुंह खोल कर बैठे हुए हैं, और यह देश जरूर चाहेंगे कि उनकी देश के स्वार्थ को पूरा करने के लिए नेपाल की राजनीति में ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो उनके देश के हित की बात करें। इसीलिए भारत और चीन सरकार यह कभी नहीं चाहेगा कि नेपाल में फिर से राज संस्था की वापसी हो, क्योंकि नेपाल के राजाओं ने कभी भी अपने देश के हित को किनारे करके दूसरे देश के साथ समझौता नहीं किया, और हो सकता है राजा के आने से लिपियाधुरा के मामले में भारत को मुश्किलें हो सकती है। हालांकि भारत के मौजूदा सरकार यह चाहती है
कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन जाए, क्योंकि नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत के मौजूदा सरकार को एक नारा मिल जाएगा और धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की मांग भारत के कई प्रदेशों में भी उठने लगेगी, जिससे उनको बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन अगर नेपाल में राज संस्था की वापसी होती है और नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनता है तो सारी दुनिया की नजर नेपाल पर गड़ जाएगी और नेपाल अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाएगा। यहाँ हम राजतंत्र की बात नहीं कर रहे, राज संस्था की बात कर रहे हैं, यानी संवैधानिक राज संस्था की बात कर रहे हैं, जो नेपाल को स्थिर रखने में और भ्रष्टाचारियों को सजाएं देने के लिए बहुत बड़ी भूमिका खेल सकती है। पर भ्रष्टाचार करने वाले नेता यह कभी नहीं चाहेंगे कि नेपाल में फिर से उन्हें ऊपर से देखने वाला कोई राजा आए जो उनसे हर चीज का हिसाब मांगे। बहरहाल नेपाल में अभी कोई सरकार नहीं है और जो सरकार है वह कब तक टिकेगी वह पता नहीं है। लेकिन इन 6 महीनों में नेपाल को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वक्त नेपाल को एक बहुत बड़े, मजबूत और विश्वसनीय हाथ की जरूरत है। मैं एक नेपाली नागरिक होने के नाते जेएनजी ग्रुप को यह सुझाव देना चाहूँगा कि आप लोग अपने में ही बटो मत और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी राजनीतिक पार्टियों का सहारा मत लेना। अब नेपाल के आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। नंबर 1, नेपाल में कुछ समय के बाद संकट काल की घोषणा हो सकती है। नंबर 2, नेपाल का संसद विघटन हो सकता है। नंबर 3, प्रदेश संरचना खारिज हो सकता है। नंबर 4, नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बन सकता है। नंबर 5, नेपाल में फिर से राज संस्था की वापसी हो सकती है। आने वाले 6 महीने नेपाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। इन 6 महीनों में नेपाल में कुछ भी हो सकता है, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखें और हर खबर से जुड़े रहने के लिए YouTube पर नेपाली रिसर्च राजा को सब्सक्राइब और Facebook पर फॉलो जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में नेपाल संबंधित विश्लेषण तैयार करने में हमें प्रेरणा मिलती रहे। इस विश्लेषण को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय नेपाल।